Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, students. Today we are going to discuss a very interesting topic which is X-rays. इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हैं उन्हें स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक्स रेस को डिस्कवर किसने किया? तो एक्स रेस को डिस्कवर किया था रॉन्जन ने इन 1895। इस वजह से एक्स रेस को उस साइंटिस्ट के नेम पर रॉन्जन रेज भी कहा जाता है। और इसका फिनोमेना ये होता है कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, हाई स्पीड करने के लिए हम साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं जिसे पार्टिकल एक्सेलरेटर कहते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड किया जाता है, फेंका जाता है हार्ड मेटल्स पर, जैसा कि मोलिब्डेनम, कैडमियम, टंगस्टन। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसके अंदर हम हार्ड मेटल्स को क्यों यूज़ करते हैं, लाइट को क्यों नहीं यूज़ करते? एक तो ये याद रखें, जो लाइट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं उसके अंदर एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है एनर्जी का, वो बहुत कम होता है। और वो एनर्जी डिफरेंस कम होने की वजह से उससे निकलने वाले फोटॉन्स इस स्पेक्ट्रम को सामने रखते हुए देखें, वो लाई करता है विजिबल रीजन में या फिर इंफ्रारेड रीजन में, और यहाँ से बनती हैं स्पेक्ट्रल लाइंस जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। लेकिन जब इनसे ज़्यादा हाई स्पीड के इलेक्ट्रॉन्स को हार्ड मेटल्स पर फेंका जाता है तो वो उसके इनर शेल से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं, और उसके नतीजे में हाई एनर्जी डिफरेंस की वजह से जो फोटॉन्स इमिट होते हैं वो लाई करते हैं स्पेक्ट्रम के सेकंड लास्ट एज की तरफ, जो क्या है, एक्स रेस। ये याद रखें, ये स्पेक्ट्रम की शुरुआत लॉन्ग रेडियो वेव से होती है और इसका इख्तिताम जो है वो गैमा रेज पर होता है। और लॉन्ग रेडियो वेव से गैमा रेज की तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, एनर्जी भी बढ़ती है उन फोटॉन्स की, और वेवलेंथ कम होती है। लेकिन यहाँ फ्रीक्वेंसी स्टार्ट में कम, एनर्जी भी कम, लेकिन वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो हमारा कंसर्न एक्स रेज के साथ है जो कि इस स्पेक्ट्रम के फाइनल एज की तरफ है, इसलिए वो हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होती हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को हार्ड मेटल्स पर फेंकने के नतीजे में फोटॉन्स इजेक्ट होते हैं, और जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी वेवलेंथ की रेंज 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻8 मीटर है, जो कि लाई करती है एक्स रे स्पेक्ट्रम के अंदर। और उसके बाद ये याद रखें, एक्स रेज की वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट से कम, फ्रीक्वेंसी एक्स रेज की विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, और एक्स रेज की एनर्जी विजिबल लाइट की एनर्जी से ज़्यादा होती है। और एक्स रेज फीचर्स के मुताबिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अकॉर्डिंग टू जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, जिसने स्पेक्ट्रम डिस्क्राइब किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिस्कवर किया था। और इनकी नेचर ट्रांसवर्स नेचर होती है। और एक्स रेज बेसिकली क्या है, फोटॉन्स, एंड फोटॉन इज़ अ चार्जलेस मासलेस पार्टिकल, और मॉडर्न फिजिक्स में आप इसे क्वांटम ऑफ लाइट बोलते हैं या पार्टिकल ऑफ लाइट। और ये जो चार्जलेस और मासलेस है, जब अगर इसे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारोगे तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी, इसलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डिफ्लेक्ट करती हैं या एक्सेलरेट करती हैं या फोर्स लगाती हैं सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर, और फोटॉन पे ना तो चार्ज है ना ही मास है, इसलिए वो स्ट्रेट इसमें से गुजर जाते हैं। और उसके बाद एक्स रेज फोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन इनकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती। और ये दो टाइप्स की एक्स रेज होती हैं। सबसे पहले सॉफ्ट एक्स रेज, जिनकी एनर्जी की रेंज 0.12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और फ्रीक्वेंसी 10⁻16 हर्ट्ज होती है। और ये यूज़ होती है मेडिसिन में, जैसा कि कैट स्कैनर है, और शेडोग्राफी जो कि बोन्स के फ्रैक्चर को शो करने के लिए हम कंट्रास्ट बनाते हैं। दूसरी एक्स रेज जो हैं वो हैं हार्ड एक्स रेज, और जो हार्ड एक्स रेज हैं उनकी एनर्जी इससे डेफिनेटली ज़्यादा है। जहाँ इनकी एनर्जी सॉफ्ट की ख़त्म होती है, वहाँ से इनकी एनर्जी स्टार्ट होती है
रेंजेस फ्रॉम 12 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू 120 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इनकी फ्रीक्वेंसी भी डेफिनेटली इन सॉफ्ट से ज़्यादा है, जो कि 10⁻⁸ हर्ट्ज है। इट इज़ दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, जैसा कि किसी कंक्रीट के मटेरियल के अंदर फ्रैक्चर है या एक हेयर लाइन फ्रैक्चर है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। और उसके अलावा एक्स रेज की प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो होती है दैट इज़ लेस देन 1%। इट मीन्स इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स अपनी 99.9% से भी ज़्यादा एनर्जी मेटल, हार्ड मेटल से टकराते हुए वेस्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। दैट्स वाई वी यूज़ हार्ड मेटल, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा, वो इतनी ज़्यादा हीट जो कि वेस्ट होती है इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स के हार्ड मेटल्स के साथ टकराने से, उससे मेल्ट ना हो जाए। और उसके अलावा एक्स रेज ईजिली पेनिट्रेट हो जाती हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में से, ह्यूमन बॉडी में से, मसल्स में से आसानी से। इसलिए बोन्स का जो शेडोग्राफी होता है, कंट्रास्ट होता है, वो हम एक्स रेज की मदद से लेते हैं। और ये चीज़ याद रखें, हमने यहाँ पर यूज़ करनी है कौन सी मेटल्स, हार्ड मेटल्स। और हार्ड मेटल्स जो होती हैं उसके कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं जिन्हें अगर आप जहन में रखेंगे तो आप एक्स रे की प्रोडक्शन को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक्स रेज के अंदर जो हार्ड मेटल यूज होती हैं उसके अंदर इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो इनर शेल बाकियों में भी होते हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशन है कि दे आर टाइटली बाउंडेड, वो टाइटली बाउंड होते हैं, उनको निकालना आसान नहीं है। लेकिन अगर उनको वहां से निकाल लिया जाए तो उसके नतीजे में ट्रांजिशंस होंगी। तो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज करेगा, ट्रांजिशन बिटवीन एटॉमिक लेवल्स, और उसके नतीजे में हाई एनर्जी फोटॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होंगे, और उन फोटॉन्स को हम नाम देते हैं एक्स रेज। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक हार्ड मेटल का एटम बना रहा हूं, ये उसका न्यूक्लियस है, उसके अराउंड ये डिफरेंट शेल्स हैं। हर एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इनफाइनाइट शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इसी तरह से ओ अप टू इनफाइनाइट। और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं 2n²। n इज अ नंबर ऑफ शेल, तो पहले इलेक्ट्रॉन 1 होगा नंबर, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, फिर 8, फिर 18, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह से चलते जाएंगे। लेकिन जो सबसे ग्राउंड शेल है, इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल शेल, इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहते हैं। लेकिन अगर इस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो वहाँ क्रिएट हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी, और ये वैकेंसी जो क्रिएट होगी इस इनर शेल में, इसे आप जानते हो क्या बोलते हैं, होल। एंड होल इज अ मिसिंग इलेक्ट्रॉन, और इसे हमेशा इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत रहती है। नाउ अब इस शेल से अगर फर्ज करें इलेक्ट्रॉन के शेल का निकाल दिया जाता है, उसके बाद होगा क्या, एल शेल का इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा इस के शेल में, और उसके नतीजे में एनर्जी फोटॉन की शक्ल में निकलेगी। दैट इजेक्टेड फोटॉन इज टर्म्ड एज के अल्फा। उसकी वजह यह है कि जंपिंग हायर लेवल से उस लेवल में हो रही है जहां से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया था, इजेक्ट कर दिया था। तो ट्रांजिशन टर्मिनेट्स एट द के शेल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी कि m का इलेक्ट्रॉन जंप करके k में आ जाए, तो नेक्स्ट जो फोटॉन होगा वो इससे ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, क्योंकि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन m एंड k इज़ ग्रेटर एज कंपेयर टू l एंड k, तो ये कहलाएगा k बीटा।
अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि n का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके ऑक्यूपाई कर सकता है उस वैकेंसी को जो क्रिएट हुई थी k शेल में, और उसके नतीजे में जो नेक्स्ट फोटोन निकलेगा दैट इज टर्म्ड एज k गैमा। तो अब ये जो डिफरेंट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के फोटॉन्स निकलेंगे ये कहलाएंगे एक्सरे फोटॉन्स। अब एक चीज़ और भी है, ज़रूरी नहीं है वैकेंसी के शेल में क्रिएट हो, ऐसा भी पॉसिबल है कि इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आ रहा है इस हार्ड मेटल के इनर शेल्स में, वो एल शेल के सपोज इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देता है, तो फिर ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाएगी एल शेल के अबव से और टर्मिनेट या ख़त्म होगी एल शेल में। पहली ट्रांजिशन एम से होगी एल की तरफ और उससे जो फोटोन निकलेगा उसका नाम एल अल्फा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है एन का इलेक्ट्रॉन जंप करके ऑक्यूपाई करे उस वैकेंसी को जो क्रिएट हुई थी किसके अंदर, एल शेल में, तो उससे जो नेक्स्ट फोटोन होगा दैट इज नेम्ड एज एल बीटा। ये भी हो सकता है कि ओ शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करे और अपनी जंपिंग खत्म या टर्मिनेट कर दे एल शेल में, तो नेक्स्ट कौन सा होगा, एल गैमा। नाउ अगेन डिफरेंट एनर्जी, different frequency, different wavelength and different intensities photons are ejected, and series of such wavelength and frequency photons are ejected having identical, nearly equal frequencies are known as characteristic X-rays। और इन कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, डिफरेंट एनर्जीज हैं, डिफरेंट वेवलेंथ है, लेकिन ये याद रखिएगा सबसे ज़्यादा इंटेंस फोटोन हार्ड मेटल में से उस वक्त निकलता है जब इलेक्ट्रॉन सबसे न्यूक्लियस के करीब तरीन शेल से निकलता है, और करीब तरीन शेल कौन सा है, के है। इसलिए हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा is greater than intensity of k beta is greater than intensity of k gamma। और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि intensity of L alpha is greater than intensity of L beta is greater than intensity of L gamma। अब इंटेंस फोटोन का ताल्लुक बाउंड स्टेट से, और बाउंड स्टेट में कंपैरिजन करें तो हम इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इंटेंसिटी ऑफ के अल्फा इज ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ एल अल्फा, इट विल बी ग्रेटर देन इंटेंसिटी ऑफ, इससे अगला जो होगा एल के बाद एम अल्फा। लेकिन ये इंटेंसिटी का ताल्लुक हमें पता चला बाउंड स्टेट से है, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ताल्लुक शेल्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस पर है। अब ज़रा देखिएगा एल और के के दरमियान एनर्जी डिफरेंस, एम और के के दरमियान एनर्जी डिफरेंस, और एन और के दरमियान एनर्जी डिफरेंस डिफरेंट है डेफिनेटली, और इनमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी का डिफरेंस एन और के दरमियान है, जो कौन सा है, के बीटा। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ के गैमा इज ग्रेटर देन energy of k beta that will be greater than energy of k alpha। इसी तरह अगर L सीरीज के लिए लिखें तो energy of L gamma is greater than energy of L beta that will be greater than energy of L alpha। अब अगर मैं कंपैरिजन करूं स्टार्टिंग एनर्जीज को तो ये याद रखें कि energy of K gamma will be greater than energy of L gamma is greater than energy of M gamma। और एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है फोटोन की फ्रीक्वेंसी के, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E इज इक्वल टू HF। तो हम ये कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ K gamma is greater than frequency of L gamma is greater than frequency of M gamma। ये सीरीज में है, इनको डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज
के फोटॉन्स बोलते हैं, जो कि लाए करते हैं एक्सरे की रेंज में, और इस रेंज के अंदर लाए करने वाले फोटॉन्स को, एक्सरे के फोटॉन्स को हम बोलते क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और इस रिलेशन में जैसे हमने पढ़ा एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है c/λ, तो एनर्जी वेवलेंथ के क्या हुई, इन्वर्सली। सो वी कैन से दैट वेवलेंथ ऑफ, इन दो रिलेशंस के साथ वेवलेंथ ऑफ के gamma is less than wavelength of L gamma is less than wavelength of M gamma। तो ये हैं स्पेक्ट्रल फ्रीक्वेंसीज के सेट, एनर्जीज के सेट और वेवलेंथ के सेट और इंटेंसिटी के। याद रखें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली हैं, और एनर्जी और वेवलेंथ भी इन्वर्सली हैं, लेकिन जो इंटेंसिटी है उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द बाउंड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इसलिए याद रखिएगा कि इंटेंसिटी का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ बाउंड स्टेट के साथ है। तो जो बाउंड इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, उस इजेक्शन से फर्स्ट ट्रांजिशन बिलोंग्स टू इंटेंस फोटॉन। तो दिस इज इनफ फॉर टुडेज डिस्कशन अबाउट ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स from higher to lower in hard metals when fast moving electron from outside source are incident onto the heavy metal। और उसके नतीजे में निकलने वाले एक्स रेज को हम बोलते हैं, कौन से एक्स रेज हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं, इनकी मिलती जुलती फ्रीक्वेंसीज, डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं। डिस्क्रीट का मतलब करीब करीब डिफरेंस उनके दरमियान कम से कम होता है, और इस तरह की एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज रखने वाली फोटॉन्स लाए करते हैं स्पेक्ट्रम में एक्स रेज के साथ, इसलिए हम इन्हें कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज कहते हैं। और इनका बुनियादी प्रिंसिपल प्रोड्यूस करने का जो है, दैट इज कॉल्ड इनर शेल ट्रांजिशन। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक के, ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। अब हम एक्सरे मशीन जो है उसके अंदर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, उसे हम नेक्स्ट टाइम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।